का, दैट इज निमोनिया। निमोनिया बेसिकली एक इन्फेक्शंस हैं लंग्स की, जिनको हम अगर ग्रुप टुगेदर करें तो हम उनको कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। बेसिकली जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो इन्फेक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स सेफ रहते हैं, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, ट्रेकियाइटिस भी हो सकता है और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस उन इन्फेक्शंस को कहते हैं विच हैव इम्पैक्ट ऑन लंग पैरेन्काइमा, यानी आपको एक्सरे में फाइंडिंग्स मिलेंगी। उसमें जो बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट आप कह लें, 2 इन्फेक्शंस जो हम डील करते हैं वो निमोनिया है और ट्यूबरकुलोसिस है। और क्लिनिकली अगर देखा जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो हम लोग टिपिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं वो और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर कोशिश करें तो वो हम कर सकते हैं। सेकेंडली जो मैंने आपको बात बतानी थी वो ये थी कि निमोनिया की क्लासिफिकेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन और हम इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को ही देखेंगे और आगे मूव करेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि ये इन सिंड्रोम है विच इज़ कॉज्ड बाय एक्यूट इन्फेक्शन। टिपिकली निमोनिया और टीबी को डिफरेंशिएट करने के लिए 15 डेज का पैरामीटर मौजूद है। इन्फेक्शन हिस्ट्री अगर 15 डेज से कम है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली निमोनिया, और अगर 15 डेज से ज़्यादा है तो इट इज़ मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हिस्ट्री के बेस पे ना, अगर आप केस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें आप ये कर सकते हैं। जी जी, अच्छा, तो कंटिन्यू करूँ या कोई क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, जो डेफिनेशन में ये जो बैक्टीरियल लिखा हुआ है, इट्स नॉट बैक्टीरियल। आप सबको पता है कि निमोनिया की बहुत इटियोलॉजीज हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें बैक्टीरिया नज़र आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, सॉरी निमोनिया, दैट इज़ बैक्टीरियल इन ओरिजिन, लेकिन इसके अलावा भी और ऑर्गेनिजम्स निमोनिया कर सकते हैं। आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं? वायरल हो सकता है। जी, वायरल हो सकता है। और कौन से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं? फंगल, फंगस निमोनिया हो सकता है। और माइकोप्लाज्मा। वो तो ट्यूबरकुलोसिस ही करेगा। हाँ जी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो बैक्टीरिया ही है। तो फंगल और वायरल के अलावा फॉरेन बॉडी की वजह से भी निमोनिया हो सकता है और मलिग्नेंसी की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया की जो इटियोलॉजी है वो बैक्टीरियल नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली बैक्टीरियल है। सर और निमोनिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे? it is a lower respiratory tract infection which is acute in onset and it is characterized by consolidation. सर अगर इन्फेक्शन है तो फिर जो मेलिग्नेंसी के साथ कैसे होगा सर? मेलिग्नेंसी इन्फेक्टेड तो नहीं होती? मलिग्नेंसी में ये होता है कि हमारा नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके अंदर से सेक्रीशन सीलिया की बीटिंग की वजह से वापस आती रहती हैं। तो अगर मलिग्नेंसी या फॉरेन बॉडी की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाए तो सेक्रीशंस वहाँ पे पूल हो जाती हैं, डिस्टली ब्लॉकेज से आगे डिस्टली पूल हो जाती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके वहाँ कंसोलिडेशन कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया। ओके सर। ठीक है। अच्छा, यस। तो ये 15 दिन से कम की हिस्ट्री, एक्यूट का मतलब ये है, और कंसोलिडेशन को याद रखना है। कंसोलिडेशन आई होप कि आप सबको ना वो अ, पता होगा कि क्या है। अच्छा, निमोनिया के एपिडेमियोलॉजी को डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि ओल्ड एज में बहुत हाई इसका होता है इंसिडेंस निमोनिया का, क्योंकि इम्यूनिटी के फैक्टर्स कम हो रहे होते हैं और निमोनिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर एंट्री के रूट्स हैं ना, वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि निमोनिया बॉडी के अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते कैसे कैसे हैं। तो हम तो नॉर्मली तो यही समझते हैं कि सांस के रास्ते जरासीम आएगा तो तभी निमोनिया होगा, बट देयर आर मल्टीपल अदर वेज एज वेल। ओके, ये अगर आप देखें कि देयर आर 3 जो रूट्स हैं ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनहेलेशन जिसको हम सब जानते हैं, और लेकिन एक बड़ा कॉमन है दैट इज एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब ये है कि पेशेंट का जो स्वालोइंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफेक्टेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का है या उसको पार्किंसनिज्म या ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें वो प्रॉपर स्वालो नहीं कर पा रहा, या फिर थर्ड नंबर पे पेशेंट की एज ज़्यादा नहीं है लेकिन उसको कोई ऐसा CNS डिसऑर्डर है जिसमें उसके कॉन्शियस लेवल ख़राब हो जाता है, मिसाल के तौर पे एपिलेप्सी। तो इन तमाम कंडीशंस में देयर इज़ अ चांस ऑफ एस्पायरेशन। बल्कि अगर एपिलेप्सी के CVA के केसेस जो वार्ड में पड़े होते हैं उनमें एस्पायरेशन निमोनिया बहुत कॉमन होता है। और इसकी रीज़न ये है कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या उसका कॉन्शियस लेवल ख़राब होता है तो घर वाले उसके मुंह में पानी या जूस डालने की कोशिश करते हैं, और ड्यू टू हिज कंडीशन वो सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है एंड इट कॉजेज इन्फेक्शन। क्योंकि जब वो मुंह के जरिए फ्लूइड सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो वो माउथ के अंदर मौजूद एनारोब्स को अपने साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ले जाएगा। और हेमाटोजेनस स्प्रेड का मतलब ये है कि बॉडी में कहीं भी और इन्फेक्शन है, जैसे पेशेंट को डायबिटिक फुट है या उसको कहीं भी एब्सेस बनी हुई है, वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर शामिल होंगे और वो पूरी बॉडी की तरह लंग्स के अंदर भी चले जाएंगे। जो इनहेलेशन वाला जो निमोनिया है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज लोबार इन्वॉल्वमेंट, ये एक पूरा लोब इन्वॉल्वमेंट होता है। एस्पायरेशन निमोनिया मोस्टली बाइलेटरल होता है और हेमाटोजेनस भी बाइलेटरल होता है क्योंकि ब्लड ने दोनों लंग्स के अंदर जाना होता है। इसी तरह अगर कोई एस्पायर करेगा तो निमोनिया बाइलेटरल होता है, ऑल दो राइट साइड पे जरा ज्यादा चांस होता है जाने का ड्यू टू एंगल ऑफ राइट ब्रोंकस। इनहेलेशन के जरिए आपकी मिसाल आजकल आपके सामने मौजूद है कि कोविड से निपटने के लिए लोग डिफरेंट टाइप के मास्क यूज कर रहे हैं। सिंपल मास्क N95, उसका पर्पज यही है कि इनहेलेशनल रूट को ब्लॉक किया जा सके। तो ये 3 रूट्स याद रहेंगे। इसका आपकी पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपने ये तो पेशेंट से हिस्ट्री ले ली कि अच्छा बीमार हो कब से हो, साथ में ये भी पूछना ज़रूरी है कि पिछले 15-20 दिनों में कोई बेहोशी का मसला तो नहीं हुआ, फालिज का अटैक तो नहीं हुआ, मिर्गी का मसला तो नहीं हुआ। और ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि जिस्म पे कहीं जख्म वगैरह तो नहीं बना हुआ, ताकि आपको ना रूट की समझ आ सके। इस पॉइंट की समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है निमोनिया के, ये आप सबको पता है कि यंग एज में निमोनिया बहुत अनकॉमन है, नहीं होता। ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, एक्सट्रीम ऑफ एजेस, छोटे बच्चों में होगा या बुजुर्गों में होगा। अगर यंग एज में निमोनिया हो रहा है तो समझते हैं कोई साथ रिस्क फैक्टर है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है उसको, कोई स्ट्रक्चरल लंग डिजीज हो सकती है उसको, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई कोमॉर्बिड होगा तो तभी यंग एज में होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को एक्सट्रीम ऑफ एज में निमोनिया डेवलप होता है। और सेकंड नंबर पे ये कि अगर पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर हो फॉर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यानी पेशेंट का ओल्ड एज का मसला हो, CVA हो, या इवन उसको अगर एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट बात आप याद रखें, वो ये है कि ओल्ड एज में तो ये अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका डेंचर या मसनूई दांत टूट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो देयर इज पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो आप या तो एक्सरे की बेस पे क्लासिफाई करते हैं या इटियोलॉजी की बेस पे या क्लिनिकल बेस पे। एक्सरे के हिसाब से देखा जाए तो लोबार हो सकता है, एक पूरे लोब को इन्वॉल्व कर सकता है या लोब के एक सेगमेंट को कर सकता है। और इसी तरह एक्सरे पर ही आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि पेशेंट को निमोनिया यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनिलैटरल नमूनिया होता है वो लोबार नमूनिया होता है, पूरे लोब को या सेगमेंट को इन्वॉल्व करता है। बाइलैटरल नमूनिया इज मोस्ट ऑफ द टाइम पैची नमूनिया और इंटरस्टिशियल नमूनिया। लोबार नमूनिया को हम टिपिकल नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि जो बुकिश पिक्चर दी होती है वो उस पर पूरा उतरता है। एक साइड पे कंसोलिडेशन है, वाइट लंग हुआ है। एटिपिकल नमूनिया में देयर इज नो कंसोलिडेशन, जगह जगह वाइट पैचेस मौजूद होते हैं। इसके आगे एक्सरे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो है आप देखें तो ये लोबार नमूनिया है, इसमें पूरे एक लोब की इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें आप राइट अपर साइड पर देखें तो देयर इज एयर ब्रोंकोग्राम। बिल्कुल ये जिस तरह हाथ की उंगलियां हैं इस तरह करके अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की ब्रांचेस निकल रही हैं। ये टिपिकल कंसोलिडेशन का फीचर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज लोबार नमूनिया। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्लेप्सियला नमूनिया बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट करता है, और इसमें ये फिशर नजर आता है जिसको बल्जिंग फिशर साइन कहते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे पूरा कह लें कि लंग के अंदर कंसोलिडेशन हुई हुई है, और आप इजीली देख सकते हैं कि फिंगर की तरह ना अंदर ब्रोंकस वो जा रहे हैं, जो कि कंसोलिडेशन की एक है ना वो साइन है। ये भी नमूनिया का, इसमें राइट मिडल लोब की इन्वॉल्वमेंट है। राइट मिडल लोब का इसलिए पता चला क्योंकि डायफ्राम इसका इजीली विजिबल है, और हार्ट का को हार्ट है ना, सॉरी, जो इसका राइट हार्ट बॉर्डर है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कंसोलिडेशन से। तो इसलिए सिलेट साइन की वजह से हम कहेंगे कि ये राइट मिडल लोब का नमूनिया है। और लेटरल व्यू में भी आप देख सकते हैं वो जो मैंने लाइनें ड्रॉ करना सिखाई थी कि आप एंगल ऑफ लोई वहां से लेके और एक लाइन ड्रॉ करें, और फिर जब उसको आप नीचे करेंगे तो नमूनिया ये हार्ट के साथ पड़ा हुआ है। ये लो लोब का नमूनिया है क्योंकि इसमें डायफ्राम नहीं नजर आ रहा। ठीक है, ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि आपको रिमेम्बर। ये बाइलेटरल नमूनिया है, मल्टाई लोबार है। आप देखें कि मल्टीपल एरियाज पे कंसोलिडेशन है। इट्स नॉट एटिपिकल नमूनिया क्योंकि इसमें लूप्स की पूरे पूरे की इन्वॉल्वमेंट है। एटिपिकल नमूनिया में वाइट वाइट डॉट्स नजर आते हैं पूरे लंग में, लेकिन टिपिकल कंसोलिडेशन या वाइट पैच नहीं होता। ये लेफ्ट अपर लोब नमूनिया आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट साइड पे कंसोलिडेशन है, पूरा पैच पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये लोबार और सेगमेंट का है। लोबार ये देखें मिडल लोब पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, और सेगमेंट में आप देखें तो ये मिडल लोब का थोड़ा सा सेगमेंट है, लेटरल पार्ट इसका इंटैक्ट है। और एनाटॉमी के नॉलेज से आपको पता है कि राइट मिडल लोब के आगे दो सेगमेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मीडियल की इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम सेगमेंटल नमूनिया कहते हैं। ये इनिशियल स्टेज पे होता है, अल्टीमेटली ये पूरे को इन्वॉल्व कर लेता है। सब सेगमेंटल नमूनिया छोटे एरिया में होता है। मिसाल के तौर पे ये जो ऊपर थोड़ा सा एरिया है इसको हम सब सब सेगमेंटल नमूनिया वो कह सकते हैं। इटियोलॉजीज का आपको पता है कि किन किन ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, ये लिस्ट आप देख लें। सबसे कॉमन बाइफा जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉज करते हैं नमूनिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, एंड इट ऑलवेज कॉजेज टिपिकल नमूनिया और लोबार नमूनिया। कोई बता सकता है कि इस लिस्ट में ये टिपिकल नमूनिया कौन से करता है, कौन से सर ऑर्गेनिज्म? माइकोप्लाज्मा ठीक एंड है। वायरसेस। क्लेमाइडिया भी इसमें करता है एटिपिकल नमूनिया, और हीमोफिलस भी करता है एटिपिकल नमूनिया। एटिपिकल नमूनिया ये इसलिए करते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा, हीमोफिलस और क्लेमाइडिया दोनों स्पीशीज दे डोंट हैव सेल वॉल, व्हाइल स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया डू हैव सेल वॉल। तो इसलिए ये ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव आते हैं, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा, हीमोफिलस, क्लेमाइडिया दे इनको स्टेनिंग नहीं होती। अच्छा, स्टेफ ऑरियस बदनाम है कैविटेटरी नमूनिया में कि ये कैविटीज बनाता है। लीजियोनेला आल्सो एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। और सूडोमोनास की सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्ट्रक्चरल, जिनको पहले ऑलरेडी स्ट्रक्चरल लंग डिजीज है जैसे ब्रोंकिक्टिसिस है, सीओपीडी है, उनमें ये ज्यादा होता है।
इन्फ्लुएंजा ए वायरस निमोनिया आज से 2-3 साल पहले स्वाइन फ्लू के नाम से एक वबा फैली थी जो इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन की वजह से थी। तो आजकल इस लिस्ट में आप वो भी शामिल कर सकते हैं, कोविड, वो भी वायरल निमोनिया ही है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए निमोनिया की तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो निमोनिया है जो कम्युनिटी में बंदा उसको डेवलप होता है, यानी ऐसा बंदा जिसका पिछले 3 मंथ्स में ना वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, ना उसका हॉस्पिटल का फ्रीक्वेंट विजिट हो, तो ऐसे पेशेंट में अगर निमोनिया डेवलप होगा तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा। और कम्युनिटी एक्वायर्ड मीन्स के बंदे का हेल्थ केयर फैसिलिटी या डॉक्टर से कोई लिंक नहीं है, तो ऐसे बंदे में अगर निमोनिया डेवलप होगा इट विल बी कम्युनिटी एक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियो आता है कि एक पर्सन है हु इज ऑन रेगुलर डायलिसिस, उसके अंदर निमोनिया डेवलप हो गया, तो वी विल नेवर कॉल इट कम्युनिटी एक्वायर्ड, इट विल ऑलवेज बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड, बिकॉज वो हफ्ते में 2-3 दफा हॉस्पिटल आ रहे हैं। नोसोकोमियल निमोनिया को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी कहते हैं। इसमें वो सारा आ जाता है कि पेशेंट को अगर डायलिसिस हो रहा है या वो हॉस्पिटल में एडमिट पहले रहा है या पहले हॉस्पिटल में किसी और वजह से उसने एंटीबायोटिक रिसीव की थी, तो उसको जो निमोनिया डेवलप होगा वो नोजोकोमियल निमोनिया होगा। इसमें 90 डेज की है लिमिट, लेकिन अब लिमिट कम करके 60 डेज पर आ चुकी है। तो एनीवेज हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूछें कि अगर हॉस्पिटल का पहले चक्कर नहीं लगा तो ऑलवेज थिंक अबाउट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसको डिफ्रेंशिएट करने का क्या फ़ायदा है कम्युनिटी और नोजोकोमियल को, क्योंकि एंटीबायोटिक की चॉइस डिफरेंट है इनके लिए। एस्पायरेशन निमोनिया डिटेल से डिस्कस हो चुका है। निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ये आप देख सकते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में आम बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है और इसके अलावा एक फंगल निमोनिया भी हो सकता है, पीसीपी निमोनिया हम उसको कहते हैं, न्यूमोसिस्टिक जेरोवसाई निमोनिया। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एचआईवी केसेस में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में। एंड वेप स्टैंड्स फॉर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, दिस इज ए सब टाइप ऑफ नोजोकोमियल निमोनिया, और ये इन पेशेंट्स में होता है जिन पेशेंट्स के अंदर जो वेंटिलेटर पर हों। तो अच्छा, अब नेक्स्ट हम मैनेजमेंट एल्गोरिदम की तरफ आ जाते हैं। एल्गोरिदम में यही है कि हम पेशेंट आता है तो हम उसकी टिपिकल हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट कहे कि हिस्ट्री में कोई बता सकता है कि कौन कौन से टिपिकल पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि निमोनिया की हिस्ट्री हो सकती है? ब्रेथलेसनेस सबसे जो कॉमन है दैट इज फीवर। पेशेंट शुड हैव हाई ग्रेड फीवर एक्सेप्ट इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी एक्सट्रीम ओल्ड एज का केस, डायबिटिक केस और ड्रग अब्यूजर वगैरह, एचआईवी वाले केस, इनमें शायद फीवर ना हो। इनमें प्राइमरी डिसफंक्शन विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अदरवाइज फीवर होना जरूरी है। इसके अलावा कफ पेशेंट, स्प्यूटम, हाँ, स्पूटम प्रोडक्शन हो सकता है, और स्पूटम का कलर भी आपको बहुत बताता है। अगर रस्टी कलर स्पूटम आ रहा है तो दिस इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके अलावा आप चेस्ट पेन का भी पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम निमोनिया इज एसोसिएटेड विद सिवियर चेस्ट पेन एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट्स प्लूरिटिक इन नेचर। प्लूरिटिक का मतलब ये है कि पेशेंट खांसी करेगा या जोर से सांस लेगा तो उसको चेस्ट में पेन फील होगा। जो जो मूवमेंट्स जिसमें विसरल और प्राइटल प्लेरा एक दूसरे पे रब करेंगे देयर विल बी पेन प्रोडक्शन। और विस्ट्रा की सॉरी प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट उस वक्त होती है जब निमोनिया प्लूरा को भी इन्वॉल्व कर लेता है। मोस्टली इट्स इन केस ऑफ लोबार निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया में देयर इज वेरी लेस चांस ऑफ प्लूरिटिक चेस्ट पेन। प्लूरिटिक चेस्ट पेन के और डिफरेंशियल आप बता सकते हैं निमोनिया के अलावा और किस किस डिजीज में होते हैं? सर प्लूराइटिस में हो सकता है। प्लूरिटिक चेस्ट, एम्बोलिज्म हाँ, ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, एम्बोलिज्म हाँ जी, एम्बोलिज्म में हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे एसएलई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों में देयर कैन बी प्लूरिटिक चेस्ट पेन। ठीक है, तो
पेशेंट जब आपके पास आ गया तो आपने उससे हिस्ट्री की टिपिकल ले लिया, और एग्जामिनेशन पे क्या क्या फाइंडिंग्स होंगी? सर फीवर होगा सर। एग्जामिनेशन पे आपने वाइटल्स चेक किए तो देर देर विल बी टैकीकार्डिया। टेम्परेचर। ठीक है, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया टेकिपनिया उसको होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो सकता है। और सर क्रैकल्स होंगे। नहीं, इसमें इंस्पेक्शन पे जिस साइड पे अगर लोबार नमूनिया है तो उस साइड की मूवमेंट कम होगी, और वहाँ पे जब आप वोकल फ्रेमिटेस्ट या वोकल रेजोनेंस चेक करेंगे तो इट विल बी इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड। और परकस करेंगे तो डल परकशन नोट आएगा, और ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको वहाँ पर ब्रोंकियल ब्रीदिंग आएगी। जो क्रेपिटेशंस हैं, दिस इज साइन ऑफ रिजॉल्विंग निमोनिया। जब निमोनिया को 10-15 दिन हो जाए, रिजॉल्व होना शुरू हो जाए, तो देयर विल बी क्रेपिटेशंस, और ये एक्सुडेटिव फेज को शो करते हैं। एक्सुडेटिव, ठीक है। अगर आपको पैथोलॉजी में याद हो तो इसकी कंसोलिडेशन की 4 फेजेस होती थी, उनमें एक्सुडेटिव और रिजॉल्विंग आखिरी फेज होती हैं। उनके अंदर क्रेपिटेशन सुनते हैं, और एक्सुडेटिव फेज जो कंसोलिडेशन किया है, इट जस्टिफाइज प्रेजेंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन उसी वक्त बनती है जब निमोनिया की वजह से लोकल ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, and there is accumulation of fluid on that represents as pleural effusion। तो एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद आप इसको कंफर्म किस तरह करोगे कि निमोनिया है या नहीं? सर चेस्ट एक्सरे लेंगे सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है, और आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, जिसमें आपको क्या पिक्चर मिलेगी? सर WBCs इंक्रीज होंगे, जिसमें हाँ न्यूट्रोफिल जो है ना वो हाँ, पेशेंट को न्यूट्रोफिलिया होगा और ल्यूकोसाइटोसिस होगा। और अच्छा, इसमें अगर शदीद नमूनिया हो, एक्सटेंसिव नमूनिया हो, देयर कैन बी आल्सो ल्यूकोपीनिया। WBC काउंट कम हो सकता है। नॉर्मल WBC काउंट की रेंज क्या होती है? तो 7 to 9,000। 4000 to 11,000। 4000 से कम होंगे तो ल्यूकोपीनिया है, 11,000 से ऊपर होंगे तो देयर विल बी ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया की और कौन कौन सी इन्फेक्शन में WBC काउंट कम हो जाता है? वायरल इन्फेक्शंस में कम हो जाता है, इसीलिए कोविड के पेशेंट्स में मोस्टली देयर इज ल्यूकोपीनिया जो आजकल चल रहा है, WBC काउंट कम होता है। इसके अलावा एक डिजीज है जिसको डिप्थेरिया कहते हैं, डिप्थेरिया के अंदर भी WBC काउंट वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसके अंदर भी WBC काउंट वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह होगा। और इस वंस यू आर डन विद दीज टेस्ट, आपने एक्सरे भी करवा लिया, CBC भी करवा लिया, आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन भी सजेस्ट कर रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? सर ब्लड कल्चर। हाँ, ब्लड कल्चर से पहले स्टेप ये है कि यू विल गो फॉर एंटीबायोटिक्स। आपने पेशेंट के हॉस्पिटल आने के बाद उसको कोशिश करनी है कि एंटीबायोटिक की फर्स्ट डोज जल्द अज जल्द लग जाए। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद, एंड इट विल inform us about the microorganism which is causing pneumonia। और हो सकता है कि कल्चर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पिक हो, इसलिए जब भी निमोनिया की ट्रीटमेंट करेंगे, जब हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारा बन जाए, एक्सरे पे भी हमें सबूत मिल जाए, हमने उसको सबसे पहले एंटीबायोटिक देनी है, कल्चर चाहे ना भी हो। एंड दैट्स व्हाई वी गिव एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स। हम तमाम ऑर्गेनिजम्स को जहन में सोचते हुए ऐसी एंटीबायोटिक पेशेंट को देते हैं जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स कवर हो जाएं। वंस कल्चर रिजल्ट कम और उसमें हमें पता चल जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो हम अपनी ट्रीटमेंट को नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, बिलाल यहाँ से अटेंडेंस लेंगे और उसके बाद फिर हम 10 मिनट और पढ़ के बंद कर देंगे। बिलाल ले लें अटेंडेंस।
Roll number 1. Present. 4. Present. 5. Roll number 5. Number 5 absent. 6. Present. 7. Present. 8. Present. Roll number 8 present. Present. Roll number 9. Present. Roll number 11. Present. Roll number 12. Present. जिसकी अटेंडेंस हो ना वही अपना माइक ऑन करे, बाकी आप बंद कर दो. Present. Roll number 10 present. Roll number 11. 12. Present. 13. 13 absent. 16. Present. 17. Present. 21. Present. 26. 28. Present. 30. Present. 31. 32. 33. Present. 34. Sir, 31 is present. 34 present. 35. Present. 36. Present. 37. Present. 39. Present. 40. Present. 41. Present. 42. Present. 44. 45. 45. 49. Present. 49 present. 50. Present. 51. Present. 51. 52. 52. Present. 52 present. 53. Present. 55. Present. 56. Present. Present. 44 present. 59. Present. 60. Present. 61. 62. 62. 63. 65. Yes, sir. Hello. 72. Present. 72. 72. Present. 72 present. Oh, अच्छा ठीक है. 73. Present. 74. Present. 75. Present. 79. Present. 81. Present. 84. Present. 86. Present. 88. 88 present. 89. Present. 90. Present. 91. Present. 94. 94. अच्छा 95. Present. 96. Present. 97. 97. 98. Present. 99. 99. 100. Present. Present.